रूपक जी, बाजार ने तो खैर हैरान करना ही था, ये तो बात पक्की थी, क्योंकि इतना पेसिमिज्म था मार्केट में, लगातार टूटते चले जा रहे थे। अब यहाँ पर ऐसी खरीदारी आई है जिसको देख के विश्वास नहीं हो रहा। 22,900 के पार चला गया है निफ्टी। आज भी 90 पॉइंट से ज्यादा की खरीदारी है जब आपकी हमारी बात हो रही है। बैंक निफ्टी 465 पॉइंट्स ऊपर है, यानी कि इंट्राडे बेसिस पे एक बार 49,800 के लेवल के ऊपर निकल गया था, वहीं पर ही उसी के आसपास कर रहा है ट्रेड। और जो रीजंस है वो मैं बताऊं तो संस्थागत निवेशकों की शॉर्ट कवरिंग। अगर पिछले कुछ दिनों में देखोगे तो एफआईज ने एक तो कैश मार्केट में बिकवाली पे लगाया ब्रेक, ऊपर से इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी के आंकड़े आ गए। निचले स्तरों पे करी खरीदारी, तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा मार्केट को मिल रहा है। तो एफआईज जो लगातार तोड़ रहे थे मार्केट को, उन्होंने अपनी हेज पोजीशंस हटाई होंगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। एफआईएस की खरीदारी लौटी है, लगातार तीसरे हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ है मजबूत। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई एक फोन कॉल। ये फोन कॉल बहुत समय तक, 1 घंटे तक चल गई। यही बहुत बड़ी बात है अपने में। लेकिन उसमें बात ये हुई कि यूक्रेन के साथ पुतिन 30 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गए। इसने भी सेंटिमेंट सुधार दिया। फिर आपको पता ही है, आरबीआई ने रिसेंटली लिक्विडिटी इंजेस्ट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे कदम उठाए थे, जिसमें ब्याज दरों में कटौती, ओएमओ ऑपरेशंस, करेंसी स्वाप्स, इतनी सारी चीजें की। उसका भी फायदा ये हुआ कि लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेस्ट हुई। और अब जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े आए FY 25 के, उसमें नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। सुबह ये रिपोर्ट भी आई कि फिच ने भारत का जो जीडीपी फोरकास्ट है, जीडीपी ग्रोथ अनुमान, उसको FY 26 के लिए 6.5% पे बरकरार रखा है। और FY 27 के लिए ग्रोथ अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। अब देखो, एक के बाद एक आई ना दनादन पॉजिटिव खबरें। बॉटम फिशिंग की है मिड कैप स्टॉक्स ने, इंस्टीट्यूशनल ने। साफ पता लग रहा है मिड कैप स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे हैं। यूएस फेड की पॉलिसी आज आ जाएगी, लेकिन उससे पहले स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। और बैंक ऑफ जापान ने आज कोई भी ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं किया। अब यूएस फेड की बारी कि जेरोम पवेल क्या कहते हैं। मार्च में अब तक बाजार जो है उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं। निफ्टी 3.5% चढ़ चुका है, बैंक निफ्टी करीब 3% चढ़ चुका है। और असली एक्शन है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में, जिसमें लगभग 5% का उछाल है। तो रूपक जी, ओवर टू यू। देखने में तो पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये क्लाइमैक्स की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, या फिर अभी शुरुआत ही हुई है मूवी की, देखते चलें, तेजी और बढ़ सकती है। थैंक यू रजत जी। तो मुझे लगता है कि जो ये जो कल का सत्र में जो ब्रेकआउट आया था, एक निफ्टी का 7 दिन का 7 सेशन का ट्रेडिंग सेशन का एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन था। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल का दिन में आया था और आज कंटिन्यूशन दिख रहा है। तो अपसाइड में मुझे लगता है कि ये जो रैली है अपसाइड में 23,100 150 तक जा सकता है, जहाँ पे 55 EMA प्लेस्ड है। तो वहां तक जाके एक बार हो सकता है रुके, सांस ले, उसके बाद फर्दर रैली टुवर्ड्स 23,600 मुझे लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी का जो रैली है ये कंटिन्यू रहना चाहिए टुवर्ड्स 23,600। और अभी नीचे सपोर्ट हो जाएगा 22,700 का। जब तक 22,700 का जो सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक ये स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है। राइट, लेकिन फिर आप क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हो कि यहाँ पर खरीदारी ही करनी चाहिए, या फिर कोई डिप आ जाएगा, मौका मिल जाएगा, आराम से सजा सजाया बाजार मिल जाएगा और नीचे दोबारा से खरीदारी करने का मौका होगा? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बैंक ऑफ जापान तो हो लिया, वहां पर तो कोई ब्याज दरों में छेड़छाड़ हुई नहीं, लेकिन फिर यूएस फेड क्या करेगा किसी को नहीं पता। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी बैठक है, उसके बाद पीबीओसी यानी कि चाइना में भी तय होनी है इस बार। उनके जो लोन प्राइम लेंडिंग रेट्स हैं उनके ऊपर भी फैसला आएगा इस हफ्ते। तो सर, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, क्या कोई डिप का इंतजार करें? जी, मुझे लगता है कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। रेलवेज, डिफेंस, कुछ PSU बैंक्स, ये स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो रहा है। ओवरऑल मार्केट में बाइंग तो आ गया और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। तो मोमेंटम मिस ना हो, इसलिए हम लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं। और डेफिनेटली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की रिकमेंड रिकमेंड करें। ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉस करना ही चाहिए। तो अभी फिलहाल अपफ्रंट बाइंग भी कर रहे हैं और डिप मिले तो भी बाइंग करेंगे। तो मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी सेल ऑन राइज नहीं कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स, नहीं तो अपफ्रंट बाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मार्च महीने में एकदम से जो तेजी आई है ना, इसमें मेटल्स बहुत तेज चले हैं। मेटल इंडेक्स 11% ऊपर है मार्च में। एनर्जी 9% ऊपर है। मीडिया 8% ऊपर है। फार्मा 6.5% ऊपर। सरकारी बैंक 6.25% ऊपर है इंडेक्स। रियल एस्टेट और फाइनेंशियल्स 5% ऊपर हैं। सर, इसमें जो टॉप मोस्ट टू हैं, मेटल और एनर्जी, इनको आप कैसे प्ले कर रहे हो? या फिर अब बहुत खिंच गए, 8-8%, 11-11% तो इंडेक्स के ऊपर, तो सोचो स्टॉक्स कितने ऊपर होंगे। इन पे क्या करना चाहिए?
मुझे लगता है मेटल में जो करेक्शन आया था रिसेंटली, वो एक जो लंबी टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मेटल ने एक सपोर्ट लिया था। एक राइजिंग चैनल के अंदर मेटल इंडेक्स जो ऊपर जा रहा था, और रिसेंटली जो करेक्शन हुआ था वो करेक्शन लोअर बैंड के पास पहुंच गया था। तो कंसोलिडेशन हुआ था कुछ हफ्तों तक। उसके बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक छोटा कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक और ब्रेकआउट आया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो अपसाइड का सेंटिमेंट है ये बरकरार रहना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और अपसाइड में मैं बहुत ही बुलिश हूँ मेटल में। जब तक 7900 नहीं टूट रहा है, तो 7900 का स्टॉप लॉस में मैं मेटल में लॉन्ग करना चाहूंगा। अपसाइड में मेटल इंडेक्स का टारगेट रहेगा 10,500। अगर इंटरनेशनल मेटल की बात करें तो वहां पे सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिला था, लेकिन उतना उस हिसाब से इंडियन जो मेटल स्टॉक्स है उतना स्ट्रेंथ दिखाया नहीं अभी तक। तो मुझे लगता है मेटल में रैली अभी भी बाकी है, और स्ट्रॉन्ग रैली शॉर्ट टर्म में 1 to 3 मंथ्स के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकता है। कोई स्टॉक पसंद है मेटल इंडेक्स में अभी? मेटल इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, जैसे हिंदाल्को हो गया, बीईडीएल, वेदांतो हो गया, टाटा स्टील अच्छा लग रहा है, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू सॉरी जिंदाल स्टील अच्छा लग रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका ब्रेकआउट बाकी है। ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। और इंजीन अच्छा लग रहा था। Okay. दूसरा है एनर्जी। एनर्जी बास्केट में बहुत अच्छी खरीदारी है, उसमें सब मिड कैप से मिड कैप्स हैं पूरे बास्केट में। क्या करना चाहिए एनर्जी स्टॉक्स? जी, एनर्जी स्टॉक्स में भी कुछ सिलेक्ट स्टॉक अच्छी खासी अपसाइड दिखा रहा है, ब्रेकआउट है। एनटीपीसी में अगर बात करें तो आरईसी में ब्रेकआउट है। एनर्जी एंड एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में मुझे शॉर्ट टर्म में 1 महीना का व्यू लेके चलते हैं तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है बहुत सारे काउंटर्स। आपको सर कौन से स्टॉक्स ओवरऑल पूरे ब्रॉडर स्पेस में आप मानते हो कि हाँ अब मौका आ गया है, तो फिर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें? देखिए वो बैक ऑफ द माइंड तो वही चीज है ना भाई, कि भैया कहीं झटका ही ना लग जाए ऊपर से। हम कह तो रहे हैं एफआईज वापस लौटा है, लेकिन क्या वाकई लौटा है? ये कैसे कंफर्म होगा? और बॉटम बन गया कि नहीं किसी को नहीं पता। अभी स्टॉक्स खरीदें तो कैसे खरीदें, और आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स? जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में अगर देखो तो देखे तो एफआई का आउटफ्लो की बीच में भी ये स्टॉक्स अपसाइड की तरफ गया। मतलब ट्रैवल टूरिज्म जैसे इंडिगो हो गया, इंडियन होटल हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स पे सेलिंग प्रेशर था नहीं। तो डीआई का बाइंग, रिटेल का बाइंग के चलते इसमें जो तेजी बरकरार था। तो यही स्टॉक रहेगा जहाँ पे और अपसाइड देखने को मिल सकता है मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में।